नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में बात सबसे पहले राजधानी पटना की, जिसको स्मार्ट सिटी बनाने के चर्चे खूब होते हैं, लेकिन शहर के बीचों बीच कूड़े का डंपिंग यार्ड बन गया है। पटना जंक्शन के आसपास का इलाका नरक में तब्दील हो चुका है। बदबू ऐसी कि वहां से गुजरना मुश्किल है और ग्राहकों ने दुकानों में आना छोड़ दिया है। सरकार कहती है कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, पूरे पटना शहर को स्मार्ट बना दिया जाएगा। लेकिन स्मार्ट शहर की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम खड़े हैं पटना स्टेशन और हनुमान मंदिर के ठीक बगल में। देखने से ये चौंकाने वाली तस्वीर होगी। ये आपको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कूड़ा का ढेर है, ये डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। और ठीक उसके ऊपर से फ्लाईओवर देख रहे हैं, ठीक बाएं साइड में हनुमान मंदिर है, जामा मस्जिद है और उसके बगल में यहाँ पे ये कूड़ों का ढेर है, जिसके कारण जो है पूरे यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, सारे के सारे लोग त्रस्त हैं। लगातार जिला प्रशासन से, नगर निगम से गुहार लगाई गई है, लेकिन कोई सुनने वाला जो है वो नहीं है। हमें इसे दिक्कत हो रही है। हम लोगों का ये 1-1.5 साल से 2 साल से यहाँ कूड़ादान बन गया है। जीपीओ है, महावीर मंदिर है, धार्मिक स्थान मस्जिद है, उसके बीचों बीच कूड़ादान बना दिया। साल भर से मास्क पहने हुए हैं दुकानदार भाई बंधु, मास्क पहन कर अपना दुकान खोल लेते हैं, ग्राहक से भेंट नहीं होता है। जितने भी ग्राहक लोग आते हैं इधर से गुजरते हैं तो हमेशा उन लोगों का शिकायत रहता है कि क्या आप लोग के मार्केट के तरफ आए, यहाँ तो इतना बदबू है और इतना गंदगी है, कोई आना नहीं चाहता है यहाँ पर। और हमारा बिजनेस दिन पर दिन एकदम नीचे की ओर चला जा रहा है। कमिश्नर पटना नगर निगम को, चीफ मिनिस्टर से डिप्टी सीएम और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी सभी को दिया है, मगर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम लोग करें क्या? हम लोग को लगता है जीते जी हम लोग नरक में जीते। कूड़े का डंपिंग यार्ड बना दिया गया, जिससे पूरे मार्केट के लोगों को दुर्गंध से पूरी परेशानी हो रही है और कस्टमर जो है यहाँ पर आते हैं, रुकते नहीं है, चले जाते हैं। इससे हम लोगों का सेल आधा से भी नीचे आ गया है। यहाँ पर मंदिर है जहाँ भक्त आते हैं, मस्जिद जहाँ नमाजी हैं, प्लस पटना जंक्शन पूरे बिहार का पटना राजधानी है और पटना जंक्शन है, जिसका सौंदर्यीकरण हुआ है। और पब्लिक जैसे ही पटना जंक्शन के बाहर निकलता है और इस दृश्य को देख करके उसको ये नहीं समझ में आता है कि पटना में कितना विकास हुआ। ये अब जरा जानिए कि एक तरफ सरकार कहती है कि स्मार्ट शहर बनाएंगे और शहर के बीचों बीच ये गंदगी जो है वो इस शहर पर बदनुमा दाग की तरह है। जरूरत इस बात की है कि नगर निगम और जिला प्रशासन जागे और लोगों को राहत पहुंचाए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार की राजधानी पटना की आपने तस्वीरें देखी और हालात क्या हैं वो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इन सब हालातों के बावजूद बिहार में तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं, क्योंकि बिहार में अक्टूबर से नवंबर के बीच में विधानसभा चुनाव होने हैं। कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल सम्मेलन में नीतीश कुमार ने नया वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर अगली बार मौका मिला तो हर खेत तक पानी की इंतजाम करेंगे। आगे जो मौका मिलेगा तो हम लोगों को और क्या करना है। हम तो पिछली बार 7 निश्चय और कई काम किया, जल जीवन हरियाली अभियान। एक बात मेरे दिमाग में, अगली बार मौका मिलेगा तो हर खेत तक हम लोग सिंचाई का इंतजाम जरूर कर देंगे। तो मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है उस पर काम भी चल रहा है। सिंचाई के लिए अलग से फीडर लगाया जा रहा है और किसानों को सस्ते दर पर बिजली मिलेगी। इस योजना को तीसरे कृषि रोड मैप में भी शामिल किया गया है। इस योजना से कितना फायदा हो रहा है, इस बारे में पटना के नौबतपुर के किसानों से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 के चुनावी नारा के रूप में एक नया नारा दिया है कि इस बार अगर जनता मौका देती है तो हर खेत में पानी पहुंचाएंगे। और नीतीश कुमार ने इसके लिए काम भी शुरू कर दिया है। खेती के लिए अलग से फीडर लगाने की व्यवस्था कही गई है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कई जगह, बिहार के कई जगहों पर फीडर लगने भी लगे हैं, बन भी गया है और उससे किसानों को फायदा भी मिलने लगा है। लेकिन नीतीश कुमार का सपना है कि बिहार के हर खेत में पानी पहुंचे, इसलिए इस काम में तेजी लाई जा रही है। और कृषि रोड मैप, जो तीसरा कृषि रोड मैप बना था, उसमें भी इसको शामिल किया गया है। तो जाहिर सी बात है, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बिहार के हर खेत में पानी पहुंचे। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसा हो जाता है तो बिहार जो कृषि पर काफ़ी निर्भर है, कृषि क्रांति आ सकती है। अब बताइए, नीतीश कुमार ने कहा है कि हर खेत में पानी पहुंचेगा, ये ऐसा हो रहा है? हो रहा है सर। हाँ, हमारे गांव में मतलब हर जगह बोरिंग का व्यवस्था, उसके बाद
जो इलेक्ट्रिक जो आई है अभी एग्रीकल्चर ये सब का व्यवस्था है। अच्छा, जो कृषि फीडर लगा है आप लोग उसी से आप पानी पटा रहे हैं? जी उसी से पानी आता है। ये कब से शुरू हुआ है? पिछले साल से। जो कृषि फीडर लगाया गया है उससे आप लोग को कितना फायदा हो रहा है? बहुत फायदा ज़्यादा इसी से मसूरिया धान गेहूँ उपजाई थे, लोग गरीब आदमी खाद पी थी, मतलब पानी का दिक्कत नहीं हो रहा? पानी दिक्कत नहीं। किसान संतुष्ट है, बहुत अच्छा लाभ जी है। अभी समस्या यही है कि लाइन जिसे 10 बजे दिन के देता है और 9 बजे रात के ही कट जाता है। अभी तो हल्का फुल्का काम है तो मान रहे कि आदमी तीर ले रहा है। फायदा हो रहा है कि नहीं? फायदा तो हो ही रहा है। तो फायदा हो रहा है। देखिए हम यही तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम ठीक हमारे पीछे खेत है और खेत की तस्वीर देखिए और मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि हर खेत में पानी पहुंचेगा, ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना नीतीश कुमार की। और अगर ऐसा होता है तो जैसा कि अबुल कलाम ने कहा था कि बिहार में दूसरी हरित क्रांति की पूरी संभावना है, शायद वो सपना पूरा हो जाए और बिहार के खेतों के साथ साथ किसानों की तकदीर भी बदल जाए। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृताज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नौबतपुर। अगली खबर का रुख करते हैं। गया पुलिस का एक जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद उसे बोधगया में क्वारंटीन किया गया है, जबकि उसके साथियों को होम क्वारंटीन किया गया है। जवान दरभंगा से आया था और कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद उसकी जांच कराई गई थी। इसके बाद पुलिस लाइन में सतर्कता बढ़ा दी गई है और सभी जवानों को एडवाइजरी का पालन करने को कहा गया है। कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और समाहरणालय के डिप्टी कलेक्टर के बाद गया के पुलिस लाइन के भी एक जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वो दरभंगा से छुट्टी के बाद वापस लौटे थे और उनमें कई तरह के सिम्टम्स पाए गए, जिसके बाद जांच कराई गई, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके पॉजिटिव पाए जाने के बाद उस इलाके को सील किया गया है और जो पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। यहाँ जो रहने वाले भवन है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है और हिदायत दी गई है सभी जो यहाँ जवान रहते हैं कि जो एडवाइजरी है कोरोना का कोविड-19 को लेकर उसका पालन किया जाए, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो संक्रमित ना हो पाए। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। प्रवासी मजदूरों और उनके परिवार के लोगों को मुजफ्फरपुर में मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है। कोशिश यह है कि घर के आसपास ही काम दिया जाए। मुसहरी प्रखंड के मणिका विशुनपुर चांद पंचायत से ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण के बाद बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको रोजगार देने की पहल हो रही है और कोशिश की जा रही है कि उन्हें अपने गांव में, घर में के आसपास रोजगार मिले। और उसकी जो देखिए ये वानगी है, ये मुजफ्फरपुर के मुसहरी का इलाका है, विशनपुर चांद पंचायत है और यहाँ पर जो मजदूरों को काम मिला है ये तालाब निर्माण का काम कराया जा रहा है और बड़ी संख्या में ऐसे प्रवासी मजदूर और उनके परिवार के लोगों को भी काम मिला है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं और जो पुरुष सदस्य भी हैं उन्हें रोज़गार दिया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें तत्काल भुगतान भी हो। और ये तालाब निर्माण जब होगा तो इससे न केवल बड़े पैमाने पर मछली पालन हो सकेगा, बल्कि जो इससे रोज़गार सृजन होगा, तत्काल लोगों को रोज़गार मिल ही रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें घर पर ही रोज़गार दिया जाए। हाँ, काम नरेगा वाला में कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छा काम दे रखे हैं। कितना दिन से कर रहे हैं? यहाँ से अभी तो 2-3 दिन से कर रहे हैं। खुश है? हाँ खुश है, हाँ काम मिल गया है। और भी जो महिला मजदूर हैं उनसे बात करते हैं। बहुत सारी महिलाएं भी इलाके की हैं जो बाहर काम के लिए जाती रही हैं। आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से। क्या काम मिला? हाँ काम मिला। तो पेमेंट की क्या व्यवस्था है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो मतलब इसका एफडी होता है 14 दिन। ये लोग जिस दिन पूर जाएगा उस दिन के बाद इनका सब कुछ वहाँ पे पहुँच जाएगा ब्लॉक में। ब्लॉक के प्रोग्राम ऑफिसर के माध्यम से इन लोगों के खाते में जो है सो कि ना पैसा जो है जितना दिन का मजदूरी होगा उतना दिन का इनके खाते में चला जाए। कोशिश ये है कि एक पखवाड़े के अंदर इनका भुगतान भी हो जाए और मजदूरों को, खास करके जो प्रवासी मजदूर आए हैं, उन्हें घर में रोजगार मिले, इसकी पहल की जा रही है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुसहरी, मुजफ्फरपुर। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आमतौर पर पुरुष कामगारों का दबदबा होता है, लेकिन भागलपुर के सबौर की 5 महिलाओं ने राजमिस्त्री का काम अपनाया है। सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर गांव की 5 बहुओं ने महिला सशक्तिकरण का एक मिसाल पेश किया है। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है, पर सच्चाई यही है कि आज भी
इनके हाथों में घर चलाने की डोर है। जी हाँ, महिला पुरुषों की तुलना में किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वो शहर की हो या गांव की। भागलपुर के सबौर प्रखंड के छोटे से गांव रजंदीपुर की ये 5 महिलाएं इसी हकीकत की बानगी पेश कर रही हैं। गरीबी और मुफलिसी में जी रही इन महिलाओं ने सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है और नए आयाम स्थापित करते हुए गांव से बाहर निकलकर शहर की भाग दौड़ वाली जिंदगी के बीच निर्माण क्षेत्र में काम कर रही हैं। खेती गृहस्थी कटी गेलो छौ यार, एक ठो कमेला से नहीं पढ़ले बच्चा चलकर सोचलिए केना पढ़ेबे लिखेबे, इसलिए हम कमाल नहीं कर लिया। पहले लेबरी कर लिया, लेबरी करे तो मिस्त्री सीख लिया। राजमिस्त्री मीरा देवी के नेतृत्व में धर्मशीला देवी, उषा देवी, शीला देवी और गीता देवी ने हम 5 का गठन किया और निर्माण क्षेत्र में कूद पड़ी। समाज के साथ साथ परिवार के लोगों ने भी इन महिलाओं का घर के दहलीज को लांघ कर काम करने का विरोध किया, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ये महिलाएं अपने पथ पर अग्रसर हैं। एक रहता लिए सीमेंट बल्लू मिलाबा लगलिए, लेबरी में खटा लगलिए, कमाए वाला कोई नहीं छे, बच्चा बुतरू के कहाँ से पालती है। कमाई कोरी बच्चा सनी पढ़ाई छे, घर चलाए छी। कमाए वाला नहीं छे तो ऐसा एलिए संगा साथी में की कमेबो, बैठलो ऐसा परिवार विकलांग छ, राशनो कार्ड नहीं छ, लेबरो कार्ड नहीं छ, हम रोशनी नहीं कुछ। विडंबना की बात तो ये है कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करने वाली इन महिलाओं के पास ना तो लेबर कार्ड है और ना ही राशन कार्ड। बावजूद इसके ये महिलाएं आज साहुल, करनी और बसुली के सहारे अपने कल को संवारने में जुटी हैं और कहीं ना कहीं दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से राहुल कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। छपरा के रिविलगंज प्रखंड का इनई गांव हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। गंगा का पानी कई गांव में फैल जाता है, लेकिन इस साल तटबंध बना दिया गया है, जिससे ग्रामीण काफी खुश हैं। ये तटबंध 1996 में टूट गया था, जिसके बाद हर साल बर्बादी हो रही थी। अजायबगंज के पास बन रहे तटबंध कार्य का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष ने। बिहार में हर साल गंगा के द्वारा आई बाढ़ से तबाही मचती है और बड़ी आबादी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन छपरा में इस बार बाढ़ के पूर्व ही तैयारियां शुरू कर दी गई। हम दिखाना चाहेंगे, हम खड़े हैं रिविलगंज प्रखंड के इनई गांव के पास, जो कि ये बांध यहाँ से लेकर बैजू टोला तक जो बताया जा रहा है कि बांध को बनाया जा रहा है। हर बार जो है इस बांध के कारण काफ़ी लोगों को नुकसान झेलना पड़ता था, क्योंकि गंगा जी जब बढ़ती थी तो ये पानी जो है रिहायशी इलाके की तरफ चला जाता था, लेकिन अब इस पानी को रोकने के लिए कोशिशें शुरू की गई। हम दिखाना चाहिए ये गंगा जी का ये जो मुख्य धार है यहाँ से गुजरता है और इसके बाद इसको बांधने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण जो मौजूद है उनसे हम बात करेंगे और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है यहाँ पे। देखिए, ये सारे लोग ग्रामीण इसी गाँव के हैं। दिक्कत यही है कि पानी वानी आ जाता था बाढ़ के टाइम में, तो बांध उधर से कट गया था एक बार, तो काफ़ी दिक्कत हुआ था। हाँ, तो इस बार तो बहुत बड़ा बांध बन रहा है इस बार। बांध के कारण यही नुकसान, बहुत फसल भी नुकसान हो गया था, बहुत आदमी बोए थे, सब खराब हो गया। और बांध जहाँ हम लोग खड़ा है यहीं से कट गया था। फायदा है, मतलब बांध ये मतलब है यहाँ ये खड़े हैं ना, यहाँ पानी रोड पर चल जाता, किसी घर में महता था पानी मार जाता था, किधर खा नहीं उधर मतलब इतना तो पानी मार जाता था घर में, पूरा फसल नुकसान हो जाता था। आने समय में जब बाढ़ आती थी तो यहाँ के फसल की काफ़ी क्षति होती थी, चूँकि ये जो गांव है इनई गांव, ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ पे लागू है। अब बड़ी संख्या में किसान हैं जिनके खेत इस तरफ है, तो जब पानी आता था तो काफ़ी नुकसान होता था, लोगों को काफ़ी जान माल की क्षति को झेलना पड़ता था। लेकिन अब जब ये बांध बन रहा है तो लोगों में खुशी है, लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि इलाके की और भी समस्याएं हैं जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। लापरवाही कहा जाए या फिर अनदेखी, सरकारी स्कूलों में एमडीएम के लिए चावल भेजा गया। चावल लॉकडाउन के कारण अब खराब हो रहा है। जमुई जिले के कई सरकारी स्कूलों में एमडीएम के लिए भेजा गया अनाज रखरखाव के अभाव में खराब हो रहा है। चावल के बोरों को या तो चूहा निशाना बना रहे हैं या फिर अब उनमें कीड़े लगने लगे हैं। दरअसल कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण स्कूलों में कई महीनों से पढ़ाई बंद है। अब बरसात शुरू होने वाली है, जिसकी वजह से समस्या और बढ़ गई है। सरकारी स्कूलों में
मिड डे मील के चावल के नुकसान का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। कोरोना काल में लॉकडाउन के पहले जमुई जिले के 1668 स्कूलों में एमडीएम के जहां पर संचालित होता है वहां पर फरवरी महीने में एमडीएम का चावल पहुंचाया गया था। लेकिन लॉकडाउन के बाद स्कूल के कारण स्कूल बंद रहा और स्कूल बंद रहने के कारण स्कूलों में बच्चों का एमडीएम नहीं बना। अब वैसी स्थिति में जो चावल है, वो जो चावल के बोरे जो स्कूलों में रखे हुए हैं वो खराब हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि वो या तो उनको चूहा निशाना बना रहा है और नहीं तो उन चावल में कीड़े लग रहे हैं। बताया जाता है कि फरवरी महीने में चावल का आवंटन हुआ था जमुई जिले के सभी सरकारी स्कूलों में जहां पर एमडीएम का संचालन होता है, और ये अरवा चावल बताया जाता है। और जो कहा जाता है कि रख रखाव का अभाव होता है तो ये खराब हो जाता है। और साफ तौर पर देख सकते हैं इसमें कि कीड़े अब दिखाई दे रहे हैं, कीड़े लग चुके हैं। और अब अगर 1-2 दिनों में अगर बरसात होती है, और चूंकि बरसात का मौसम आ चुका है, तो वैसी स्थिति में चावल और ख़राब होगा। और चावल खराब होने के बाद जाहिर सी बात है कि नुकसान राष्ट्रीय संपत्ति का होगा, बहुत सारे पैसे का होगा। ज़रूरत थी कि कोरोना काल में इसका उपयोग अगर कर लिया जाता, अगर गरीबों तक चला जाता तो इसका फ़ायदा होता। अब जो जानकारी मिली है, शिक्षा विभाग इसका लेखा जोखा तय कर रही है कि कितना चावल बचा है, जैसा कि एमडीएम से जुड़े हुए शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया। हमारे साथ स्कूल के हेडमास्टर हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि अच्छा क्या नुकसान हो रहा है और संभावना क्या है, चूंकि ये अरवा चावल है और अरवा चावल के बारे में बताया जाता है कि जल्दी लॉस हो जाता है। सर, अरवा चावल मिलने के कारण वो ज़्यादा दिन तक रहेगा तो स्वाभाविक है कि उसमें कीड़ा लगेगा। और अभी बरसात खैर भयानक रूप से शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन शुरुआत तो होने ही वाली है, इसलिए ये चावल तो और भी ख़राब हो जाएगा। अब तो इस चावल का मैं समझता हूँ अगर मांगा जाता तो चला जाता, लेकिन अभी तक तो ऐसे ही रखा। शिक्षा विभाग कोई निर्देश दिया? नहीं, अभी तक हमको कोई निर्देश नहीं मिला कि चावल जमा कर दीजिए या जाएगा लाने, कहीं जाएगा। बस बंद है, बच्चों के लिए भी स्कूल तो ऐसे ही बंद है। एमडीएम के लिए लोग जो स्कूलों में चावल पहुंचाए जा रहे थे वो खराब हो रहे हैं। हालांकि हेडमास्टर बता रहे हैं कि उनको इस तरह का निर्देश अभी नहीं मिला है, लेकिन शिक्षा विभाग के जो एमडीएम के जो डीपीओ हैं उन्होंने बताया कि हम लेखा जोखा ले रहे हैं, उसके बाद स्टेट से पूछा जाएगा कि इन चावलों का क्या करें। लेकिन इस बीच ये बात भी तय है कि जो चावल एमडीएम के लिए लाया गया था, लॉकडाउन के कारण वो चावल स्कूलों में पड़े हुआ है, जो वो खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जिसका नुकसान सभी को हो रहा है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। नवादा में एक बार फिर सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां बरामद हुई हैं। काले पत्थर की ये मूर्तियां पालकालीन हो सकती हैं। हालांकि अभी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसकी जांच कर रहा है। नवादा के समाई गांव में तालाब की खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियों के मिलने का सिलसिला जारी है। खुदाई के दौरान लगातार मूर्तियों के मिलने से यहाँ के ग्रामीण काफी उत्साहित हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पूर्वजों के जमाने से अब तक कई मूर्तियां मिल चुकी हैं, जिन्हें गांव के विभिन्न मंदिरों में स्थापित कर दिया गया है। वहीं कुछ मूर्तियां नवादा संग्रहालय में भी रखी गई हैं। ग्रामीणों की माने तो समाई गांव का इतिहास काफी पुराना है और ये गांव हिंदू धर्मावलंबियों के लिए आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ये गांव बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है और सरगना है। 4 जिला में ये फैला हुआ है और यहाँ बहुत ही धार्मिक स्थल होने के चलते यहाँ खुदाई में बहुत सी मूर्तियाँ मिलती है। इस तरह की मूर्तियाँ हमारे गांव में प्राचीन काल से ही बहुत दिनों से निकलता आ रहा है। पुरानी मूर्तियाँ संचित की गई हैं जो विभिन्न स्थलों से निकली हैं। हमारे गांव की कुछ मूर्तियाँ संग्रहालय, नवादा संग्रहालय में भी रखी गई हैं। इधर मूर्तियों के मिलने की जानकारी जैसे ही पुरातत्व विभाग को लगी, पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने समाई गांव पहुंचकर मूर्तियों का डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दिया। टीम के सदस्यों ने बताया कि मूर्तियों का डॉक्यूमेंटेशन कर विभाग को सौंपने के बाद विशेष टीम मूर्तियों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करेगी। खुदाई के दौरान जो भी पुरावशेष एवं कलाकृति मिली है उसका डॉक्यूमेंटेशन अभी हम लोग किए हैं और साथ ही गांव में स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि
और भी पुरावशेष यत्र तत्र संग्रहित हैं, तो उसका भी हम लोगों ने किया है इसका डॉक्यूमेंटेशन। बहरहाल ग्रामीणों ने मूर्तियों को गांव में स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू कर दी है और इस बात से काफी उत्साहित हैं कि आने वाले समय में उनके गांव का कायाकल्प होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि पुरातत्व निदेशालय कब तक इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर पाता है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। कोरोना बंदी के बाद अनलॉक 1 का शिक्षाविद आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने स्वागत किया है। उन्होंने लोगों से सुरक्षित रहने और सुरक्षा के उपायों के साथ बाहर निकलने की अपील की। सुदर्शन जी महाराज ने भगवान के नाम के साथ साथ अपने सगे संबंधियों का भी ध्यान रखने की गुजारिश की। वातावरण शुद्ध हो गया, तो अगर वातावरण शुद्ध हो गया तो हम लोगों को इसे वरदान मिल गया है लखनऊ। उसको बचा के रखते हुए अपनी बुराई को प्रतिबंधित करते हुए अच्छाई को बढ़ा दिया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।